थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने बहुत तबीयत के साथ जान डाली है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूं। इस बेहद उमस भरी शाम में अगर इतने लोग इकट्ठा होते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि कहीं भैया जी कहीं जैसा प्रोग्राम चलता है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और तमाम सारे लोगों का बहुत ख्याल मकदम करता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये नंबर 1 नंबर 2 तो हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात मालूम है, जो जनता है यहाँ पे वो नंबर 1 है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाजी आज 2-3 बातें हैं बड़ी जल्दीबाजी में कहनी होंगी मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई एक्टिविटीज, कई प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रोग्राम कट सकता है बीच में। लखनऊ से बहुत सारे लोगों ने मुझे लगातार व्हाट्सएप करने लगे और वो सब टीचर्स हैं, 69,000 टीचर्स जिनका कि मसला है। उन्होंने मुझे मैसेज किए हैं, बहुत तमाम मैसेज की मेरी बात कही जाए। ऑफ कोर्स उनकी बात कही जानी चाहिए, उनकी बात रखी जानी चाहिए। तमाम सारे लोग यहाँ पे भी आते हैं, मेरी आवाज सुनो, क्या बात है पाजी, आप भी आए हुए हैं, पाजी लिख के जनता की आवाज है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे तमाम सारे लोग हैं, मैं उनकी बात सुनूं, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूं उन 69,000 टीचर्स के बारे में जो कि लखनऊ में हैं। आज के मुद्दे पे मैं आऊंगा, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा। टीचर्स कल प्रदर्शन कर रहे हैं, निशातगंज एक जगह है लखनऊ में। उन्होंने तमाम सारे लोगों ने मैसेजेस किए, मुझे व्हाट्सएप किए और कहा कि मेरी आवाज, मेरी बात सुनी जाए। वो कई बार यहाँ पे भी आए हैं, मैंने उनकी हर बार बात सुनने की कोशिश की है। उनका कहना है कि कोर्ट में महाधिवक्ता नहीं आते हैं, लिहाजा कई बार से उनका मसला अटका पड़ा है। 8 महीने हो गए, लेकिन उन टीचर्स के बारे में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि इससे परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, परिवार में मानसिक पीड़ा है, खुद मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, लिहाजा महाधिवक्ता कोर्ट में मौजूद हों। और मैं ये अपील करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, भैया जी कहीं के माध्यम से यहां तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं और जो तमाम व्हाट्सएप आए हैं, मैं गुजारिश करता हूं महाधिवक्ता से, सरकार से कि वो अपना पक्ष रखें और जल्दी से जल्दी फैसला 69,000 जो शिक्षक हैं उनके बारे में जरूर लिया जाना चाहिए। और अगर लगता है कि मामला डिले है या कुछ है, तो आप सारे लोग यहाँ पे वेलकम हैं, जितने लोग आ सकते हैं आइए, अपनी बात कहिए। अलबत्ता आपने अगर व्हाट्सएप के जरिए भी मुझे बात कही है तो मैं आपकी बात रखता हूं। ये कहीं भी डिले हो, बहुत लंबा समय हो, ड्यूरेशन हो, वो न्याय नहीं होता, ये मैं जानता हूं। सरकार को बात रखनी चाहिए, शिक्षकों के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के 69,000 टीचर भर्ती का मसला है। लेकिन अब मैं यहां पे मौजूद हूं और आज का मसला यह है, जो सवाल था वो मैं रख देता हूं। सवाल यह था, सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान में बलूचों पर जुल्म होता हो, अल्पसंख्यक एक सिख जो है भाग के आए हैं वहां से, और वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, विधायक है। जिस पाकिस्तान में बलूचों पर जुल्म होता हो, अल्पसंख्यक जान बचाकर भाग कर आए, उस पाकिस्तान को मानवाधिकार की चिंता हो रही है और वो दरवाजा खटखटा रहा है। ये आज का सवाल है जिस पर बहस होनी है। मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जो जनता यहाँ पे मौजूद है बड़ी चुपचाप रहती है। मैं उसके पास जाऊंगा, मुखातिब होऊंगा, उनकी बात सुनूंगा, उसके बाद बहस जो है पाकिस्तान पर, जो हिंदुस्तान के मसले पर है, कश्मीर के मसले पर, वो होगी। लेकिन सबसे पहले बात इधर से। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं इंडियन हूँ। सबसे पहले मेरे को एक बीमारी है मेलेनोमा। हाँ जी। उसके लिए मैं अपने देश के डॉक्टरों और बड़े बड़े रिसर्चों को अपने आप को दान में देना चाहता हूँ, जीते जी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहता हूँ कि अगर मेरे को कुछ होए उन पे कोई केस ना चलाया जाए। मेरे में जितना समर्थ होगा मैं उनको पैसे दूंगा, इस पर रिसर्च करें ताकि दूसरों का इलाज आसानी से हो सके। वो मेरी तरह वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में फंसे ना हो बिल्कुल भी। उन्होंने मेरे को रगड़ के रख दिया, बड़ी मुश्किल से जान बचा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपके चैनल का बहुत बड़ा फैन हूँ, रोजाना देखता था 2 साल पहले, लेकिन मैं मौत के मुंह से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, कई अस्पतालों से घूम घूम के। मुझे मालूम है आज के समय में इलाज कराना बेहद मुश्किल है। मैं भारत, पाकिस्तान, कश्मीर के मसले पे बात जरूर करता हूं, तमाम सारे मसलों पे बात करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं वो सिर्फ मेरा किताब का मसला होता है जो मैं ऑफिस से लेके चलता हूं, वो हाथ का पन्ना होता है। लेकिन जनता जो यहाँ पे त्रस्त होती है, वो यहाँ पे मुखातिब होती है, परेशान होती है, वो यहाँ पे अपना दर्द कहना। तो मुझे मालूम है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऊपर वाला खुदा न करे कोई आदमी बीमार पड़े
और अगर बीमार पड़े तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इलाज हो जाए, वरना क्या होता है इसका दर्द मुझे मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मैं इस बात से वाकिफ हूं। जी जी जनाब, इधर आगे आइए। इन सब का इलाज मैं कर सकता हूँ, बगैर दवाई के फोन से नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास गॉड गिफ्ट है, मैंने अपनी लाइफ में 2-3 करोड़ आदमी ठीक कर दिए बगैर सेवा के, बगैर पैसे के। अगर इनको मेरे पास विश्वास है, मेरे पास आज कार्ड दे दिया, इनका मैं इलाज कर दूंगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राकेश खुराना, मुझे प्यार से टच खुराना कहते हैं। टच खुराना? हाँ जी। राकेश खुराना? हाँ जी। मैं बताऊं क्या होता है इस मुल्क में, आपके ऊपर बात नहीं कह रहा हूं। चलेगा। टच खुराना जी होता यह है कि जब अस्पतालों में इलाज नहीं होता है तो टच खुराना जैसे लोग इलाज करने लगते हैं। तो जो अगर वहां से बच भी गया तो टच खुराना तक आते आते, बात सुनो, मैं तो आपके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपकी विद्या पे कोई सवाल उठाया? आपकी विद्या ऊपर वाला करे, 1000 1,00,000 बार ऊपर बढ़े और बहुत अच्छी हो जाए। आप हमें टच करें, हम आपको टच करें, और टच करते ही करते, और दिन वो करे ऊपर वाला खुदा करे कि आप अपने घर में बैठे और कहें ले पाजी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। ये मुल्क टच खुराना जी, इस मुल्क में मुस्कुराहट आए, इस मुल्क में मुस्कुराहट से देखने से आ जाए, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। और आपने बखूबी अपना नाम चुना है, टच खुराना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम कमिंग। जी जनाब अली, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, बलूचों पे पाकिस्तान आज से नहीं वर्षों से जुल्म करता आ रहा है। हाँ जी। लेकिन वहाँ की ना तो जनता, कोई पूछने गया कि बलूचों पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं तो हमारे देश के लोग ही वहाँ जाने को बेताब हैं कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है और अपने देश को ही बलूचों पर पाकिस्तान बरसों से जुल्म करता आ रहा है, ये बात सही है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की नजर पाकिस्तान कश्मीर पर, कश्मीर पे खींचना चाहता है, कश्मीर पे खींचना चाहता है। ठीक है साहब, बात आज हो रही है, शाम को अभी बात होगी तो देखा जाएगा। जी जनाब अली। मैं ये बेनती करता हूं कि जो परेड हम वाघा बॉर्डर पे देखते हैं, क्या ये राजस्थान के कहीं बॉर्डर पे भी होती है? क्या ये गुजरात के बॉर्डर पे भी होती है? कि ये पंजाबियों को दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए या भड़काने के लिए हो रही है? नहीं, ये लोगों को भड़काने के लिए हो रही है। पंजाबियों के बॉर्डर के ऊपर क्यों हो रही है? कि दोनों बॉर्डर के ऊपर क्यों नहीं दिखाई जाती? दोनों मुल्कों ने यह तय किया कि दोनों मुल्क एक जगह पे कहीं ना कहीं ऐसा आए, पॉइंट आए, कॉमन पॉइंट आए, जहां से बात सुधर सके, बात बन सके। बाघा बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है जहां पे ये होती है, बाकी कहीं नहीं होती है ये बस। और एक चीज और बताएं पाजी, उम्र तो आपकी ज्यादा है मुझसे, तजुर्बा भी आपका ज्यादा है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है जैसा बाघा बॉर्डर पे होता है, ये भी सच है, ये मानिए मेरी बात। जी जी जनाब अली जी। ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के एक दल आ रहा है डॉक्टरों का, इसको रोका जाए। पाकिस्तान के का जो दल आ रहा है डॉक्टर्स का कश्मीर के अंदर इलाज करने के लिए, इनको ये नहीं दिखाई दिया, आज दिखाई दे रहा है कि ये इलाज करने आ रहे हैं। पहले नहीं दिखाई दिया कश्मीरियों की हालत इनको कि कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है बात, वो कश्मीर के में इलाज करने के लिए आना। कोई सवाल इधर का तो फिर आगे बढ़ूं मैं। जी सर, बाघा बॉर्डर पे नहीं, एक फाजिलका बॉर्डर पे, साथ की बॉर्डर में फाजिलका से हूँ, वहाँ पे भी ये परेड होती है। पंजाब की लास्ट बॉर्डर है, उसके आगे गंगानगर राजस्थान शुरू हो जाता है। उस तरह की ये पंजाब में क्यों होता है? मैं उनकी बात के साथ सहमत हूँ, मैं खुद पंजाब से हूँ। ये पंजाब में माहौल ऐसे कि पंजाबियों को थोड़ा जोश ज्यादा है, उनको थोड़ा ज्यादा ऐसा अट्रैक्ट करने के लिए या ऐसा कुछ दिखाने के लिए ऐसा क्यों है? नहीं, पाकिस्तानियों में कोई एक जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का, वहाँ पंजाब वाला उसके बगल में, और इधर हमारा पंजाब है। तो वहाँ पे कितना बड़ा है, गुजरात का कच्छ बॉर्डर कितना बड़ा है, वहाँ पे कहीं पे परेड नहीं होती, पंजाब में क्यों होती है? अच्छा चलो भाई पाजी, आपकी बात और आपकी बात बंद कर दो उसको। क्या कहूं मैं, क्योंकि मुल्क में तो बातचीत ज्यादा। क्या नाम है साहब आपका? मुंशीराम। हाँ जी, मुंशीराम जी, कोई बात कहनी है कि कहाँ से, इधर से कब आए आप? अभी आया है। नहीं, प्लीज। हाँ जी, हाँ, कुछ कहना है? कुछ कहना तो जरूर है। हम तो दिल्ली आ गया, गाजीपुर जिले से। गाजीपुर जिले से दिल्ली आ गए? अरे क्या करने आ गए दिल्ली में, गाजीपुर में आराम से रहते। आ गया, तनी कुछ एक आदमी बोल दिया कि तनी जाओ दिल्ली घूमो, कहीं तुमको खर्च, किसी से मिलना है, खर्च बरच मिल जाए मोदी जी से। हर आदमी को शिकायत है तो मोदी जी से, हर आदमी को मोहब्बत है तो मोदी जी से, और हर आदमी को मिलना है तो सिर्फ मोदी जी से। गजब है, गजब है। तो भैया जी का आ गए तो चलो ठीक है, मोदी जी का रास्ता उधर चले जाना, उधर मिल लेना जाके, ठीक है ना? और हमसे तो कोई काम नहीं। हम तो गया वहाँ ऑफिस पर। हाँ, फिर क्या हुआ? कागजे नहीं बनाए। नहीं बनाए? हाँ।
तो इंतजार करो, इतना इतना आसानी से कहाँ मिलने, बड़ी दुनिया भर की आफत है। अब यहाँ पे जब तक हो तब तक यहाँ पे आ जाया करो, और 1-2 दिन प्रोग्राम देख जाओ, उसके बाद जब मन लगे तो चले जाना फिर, ठीक है जी। जनाब अली अमेठी से बड़े दिनों बाद आए। हाँ, मैं अभी आया था बीच में। तबियत सब दुरुस्त? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ जी। आज उत्तर प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, आज हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? हाँ। आज युवाओं को रोजगार की जरूरत है। जी जी, मैंने मसला शुरुआत में ही सबसे पहले 69,000 टीचर्स का उठाया। बता रहा हूँ जी। आज 69,000 टीचर नहीं, 70% लोग बेरोजगार रोड पे आ गए हैं। जी जी। मोदी जी को सोचना चाहिए। अमेठी से माननीय मैडम श्रीमती ईरानी जी, जो दीदी मैंने कहा, उनको मैं उनका साथ दिया। मैं पार्टी में शामिल हुआ। हाँ। मैं पार्टी में शामिल हुआ, अल्पसंख्यक होके ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, ये बताना जरूरी था कुरैशी साहब, छोड़ के मैं भाजपा में बताना जरूरी था कि मुसलमान होकर मैं बीजेपी में शामिल हुआ। शामिल नहीं, मुसलमान नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई बात कह रहे थे। कहाँ का? वैसे ही मैंने पूछ लिया था अमेठी से। बात रहा हूँ सर कि सबसे पहले रोजगार। आज न्यू इंडिया कहाँ जा रहा है? कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहूंगा। और जो मेहमान मेरे मौजूद हैं, ललित अंबरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्रा जान हमारे साथ कश्मीर की से ताल्लुक रखती हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। निखत अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शफी दहलवी साहब मेंबर एडवाइजरी कमेटी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जयराम विप्लव साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद पाहवा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शबनम खान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग मौजूद। बहस का आगाज करते हैं, लेकिन आगाज करूं, लेकिन मैं जानना चाहूँ, कुछ नए लोग जब आते हैं तो मुझे लगता है पूछना चाहिए, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं आप? दिल्ली से बहने हैं दोनों बहनें। आप दोनों का भी स्वागत है। क्या नाम है आपका? शारदा। शारदा। और आपका? पूनम। पूनम। तो बड़ी कौन है, छोटा कौन है? बड़ी मैं। बड़ी आप है और छोटी है। तो पूनम और शारदा जी का भी स्वागत है। बस बस बस, थैंक यू सो मच। लेकिन पाकिस्तान के पेट में दर्द है, आखिर दवा उसकी क्या है? विप्लव साहब। देखिए, इससे पहले कि पाकिस्तान की बातों में भारत की बात से शुरू करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। बहुत ही गंभीर बात है। क्या पाकिस्तान भारत जैसे राष्ट्र को, मुल्क को सिखाएगा कि मानवाधिकार क्या है? अरे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस प्रकार की सोच के साथ भारत ने सदियों से जिया है। भारत ने कभी किसी दूसरे की सीमा में घुस करके आक्रमण नहीं किया। भारत ने कभी भी किसी के ऊपर जब भी हथियार उठाया, आत्मरक्षा के लिए उठाया। आज अगर कश्मीर में हमारे सुरक्षा बल मौजूद हैं, तो इन्हीं पाकिस्तानी आतंकियों से कश्मीर की जनता को। फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को आप जाने क्यों नहीं देते? देखिए प्रतीक जी, जो भी होता है प्रभु की इच्छा से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। आज ये UNHRC में गए, उनके मुंह से, शाह महमूद कुरैशी के मुंह से एक सच निकल आया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये उन्होंने रिपोर्टर से बातचीत में कही। और आज पाकिस्तान के हालात क्या है? बलूच, खैबर पख्तूनख्वा की क्या हालात है? श्रीलंकाई क्रिकेट टीम वहां जाने से मना कर रही है क्योंकि उनको जान का खतरा है। आए दिन उनकी धरती पर बम फटते रहते हैं। वो पहले अपना मुल्क संभाल ले, बाद में भारत को नसीहत दें। शबीर साहब, देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें बाहर में गया, बाहर में गया वो, और वो घुमाना चाहते। मुझे अपने देश से मतलब है। मेरे देश में एकता रहे, अखंडता रहे, प्यार रहे, बना रहे। मेरे देश में जनता तरक्की करे, अर्थव्यवस्था मजबूत हो। एक गरीब आदमी यहाँ से ले गए, ये बैठा है, भूखा है, ये यहाँ से उठ के बड़े तक पूरा संसार, पूरा देश हमारा मजबूत रहे, ताकतवर रहे, शिक्षित रहे। हम दुनिया को मार लेंगे, बाहर में यहाँ दूसरे क्या कर रहा है? हमें किसी को देना नहीं। मरे वो रोज जाके मरे, रोज जो बर्दाश्त करे उसका। और जिस दिन उसने हमारे भाई साहब देखा, जिस दिन उसने हमारे भाई साहब देखा टेढ़ी नजर से, हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। वो तो टेढ़ी नजर क्या, वो तो देख ही रहा है आपकी तरफ। जब देख, अरे हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। अरे किसी की हिम्मत नहीं है देश की तरफ आंख उठा के देख ले। हमें अपने देश से पहले अपने देश को सुधारने की बात करो, हम मजबूत रहें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बाबा साहब,
पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स जी। पहले तो यहाँ सभी उपस्थित जनता और न्यूज 18 के दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आज योम अशूरा है जी, मुहर्रम जी। आज का दिन सच्चाई के हक में और जुल्म के खिलाफ कुर्बानी देने का दिन है। आज हमें याद करना चाहिए हजरत इमाम हुसैन को। हम उम्मीद करते हैं कि हम सरकार के ना पक्ष में होंगे ना विपक्ष में होंगे। हमें सरकार से कुछ नहीं लेना, हमें अपने देश से लेना है। हम अपने देश के साथ खड़े होंगे। आपने अभी बात की अल्पसंख्यक की पाकिस्तान में। मैं बहुत दिन पाकिस्तान में रहा हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि पाकिस्तान सिर्फ अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है, वो तो अपने बहुसंख्यक के भी खिलाफ है। हमारी खुद सरकार भूल जाती है। लाल किले से हम बलोचिस्तान का नाम लेते हैं, उसके बाद हम उसका जिक्र ही नहीं करते। आज हम एक फर्जी हिंदू को जो सिख वेश धारण करके आया है, आज अगर वो भारत में इमरान खान को गालियां दे रहा है तो हम खुश हो रहे हैं। साहब क्या कह रहे हैं आप? हम 100% कह रहे हैं। वो विधायक भी नहीं था, उसने शपथ भी नहीं ली थी, उसके अपने पार्टी वालों ने उसको जूते मारे थे। एंड ही इज बलदेव कुमार, ही इज नॉट बलदेव सिंह। आप खुद ISI के टैंक में ये आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हिंदू और सिख के बीच में? हिंदू और सिख में कभी फर्क होता है क्या? अरे भाई साहब, हिंदू और सिख मालूम है क्या है? तारीख क्या है? सभ्यता क्या है? पंजाब के हर घर के अंदर अभी भी 50 सिख पैदा होता है, वो पगड़ी लगाते हैं। आप प्लीज मत बोलिए, डिफरेंशिएट मत कीजिए हिंदू और सिख के बारे में, और ये मत जानिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। देखिए 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए। क्या था मुआहिदा जब दो विभाजन हुआ था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाया था। तो क्यों नेहरू एंड कांग्रेस ने उस वक्त लाखों करोड़ों हिंदू और सिखों को वहां पे छोड़ा? आपके जैसे मेरे जैसे गरीब लोग जो यहां पे विभाजन के बाद नहीं आ पाए, उनको हमने छोड़ दिया। किन की रहम पे छोड़ दिया? पाकिस्तानी इस्लामिस्टों की रहम पे छोड़ दिया। 1947 में हिंदू और सिखों की पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर 24% थी, आज की तारीख में 2%। ये नहीं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। डोंट ब्रेक माय थॉट, ठीक है? आप पाकिस्तान की तरफदारी करने मत आइए यहाँ पे। सुनिए, पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंदर जब बेटी पैदा होती है तो मातम छाता है। 10 साल की 11 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं। पिछले हफ्ते कई लड़कियों को उठा के ले गए। किसी को हमारा गुरु नानक देव जी की जगह डेरा ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गए, और आप कहते हैं क्या बात कर रहे हो? जो आज वहां से भाग के आया हुआ है, चाहे वो केशधारी सिख है या हिंदू है, आप उनको डिफरेंशिएट मत कीजिए। पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिखों के साथ जुल्म हो रहा है। मैं आपके द्वारा देश से प्रार्थना करता हूं, नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करता हूं, जो हिंदू और सिख 47 में हमने वहां छोड़े, क्यों हमने उनको वहां छोड़ा? उनका इस भारत माता के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना मेरा आपका। बाबा साहब सच, ऑफकोर्स नहीं, ठीक है, पावा साहब सच बोलना चाहिए, लेकिन आपकी नजरिए में बात होगी तो आपने कहा, ठीक है, ऑफकोर्स यू हैव फुल राइट एंड यू हैव फुल। मैं इनकी एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं बहस के हिस्से को आगाज को आगे बढ़ाता हूं। वो ये बात थी कि राहुल गांधी का बयान को वहां पे जब उसने पेश किया तो राहुल गांधी के बयान को सबसे ऊपर रखा एंड ही सेड इट हैज बीन 20 days since the people of Jammu Kashmir had the freedom and civil liberties curtailed. वहां पे जो सिविल सोसाइटी है उसकी सारी पावर्स जो है छीन रखी गई। ये उसमें, लेकिन राहुल गांधी के बयान को, ये मेरा अंदरूनी मामला, उन्होंने बाद में कहा, लेकिन उसको यूज कैसे किया पाकिस्तान ने, ये उसका नजरिया साफ होना चाहिए। मैं बताता हूं सर, आप इस चीज को भूल गए कि इस 115 पन्नों के डोजियर में उसने खट्टर का भी नाम लिया है, उसने विक्रम सैनी का भी नाम लिया है, जो कहता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गोरी गोरी लड़कियां लेके आएंगे, प्लॉट लेके आएंगे। विक्रम सैनी ने कहा, भारतीय मीडिया ने उस पूरे क्लिप को दिखाया और उसमें खंडन आया, सफाई आ गई। दूसरी चीज आप सुन लीजिए, भारत का ही हिस्सा है कश्मीर, और बिहार का कोई लड़की बिहार की कश्मीर में भी शादी कर सकती है और कोई बंगाल का लड़का जम्मू कश्मीर में भी शादी कर सकता है। आप ये तय करने वाले कौन होते हैं? एक मुल्क, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान। नहीं चलेगा
भाई। देखिए, ये तो मुद्दा ही नहीं था, आपने तो बिल्कुल ही बात ही पलट दी। बात करते हैं कश्मीर की। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान ने अभी अभी कहा है थोड़ी देर पहले कि ऐतिहासिक मुद्दा रहा है, डिस्प्यूट रहा है, विवादित मुद्दा रहा है कश्मीर। अरे भैया, जब 1947 में बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान ने 300 करोड़ तुम्हें भीख में दिए थे ताकि तुम अपने आप को खड़ा कर लो। तो विवादित तो तुम्हारा अस्तित्व हुआ, कश्मीर नहीं, क्योंकि पैसा वो हमारा था। 1 मिनट। उसके बाद बावजूद ये बात के, अरे भैया कहते हैं बात कर लो। हमने करी शिमला समिट, हमने करा आगरा समिट, हमने करा। उसके बाद क्या मिलता है? 1999 में देते हैं कारगिल वॉर। क्या जीत दी थी उन्होंने हमें, कारगिल वॉर। उसके बाद फिर हमने सीज फायर अग्रीमेंट करा, दिल्ली के साथ हमने अग्रीमेंट करा, दिल्ली लाहौर। उसके बाद क्या देते हैं हमें? 2008 में क्या दिया उन्होंने? बंबई के अटैक, फिर क्या दिए? पठानकोट के अटैक, फिर क्या दिए? पुलवामा के अटैक। और भाईजान, आप यहाँ बैठ के पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो। माफ कीजिएगा, इसे समर्थन आप नहीं लाए थे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए जब आप ये बात कहते हो कि हम बुला के लाते। ये हिंदुस्तानी खड़ा है। मैं ये नहीं मेरे भाई मेरी मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर माफ करना, एक एक हिंदुस्तानी की आंख में आंसू होगा अगर यहाँ खड़ा होकर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी का समर्थन करेगा। पाकिस्तान में आंसू होगा जो पुलवामा में मरा है। पर देखिए, पाकिस्तान का जो पूरा इस बात पे जो पूरा उनका स्टैंड है वो काफी हिपोक्रिटिकल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने 1963 में जो है, जो उनका मैं ये बात सीधा सा जानना चाहता हूँ आपसे। आप तो वैली से आती, कश्मीर से आती हैं, आपकी आवाज इतनी बुलंद क्यों नहीं होती? आप अपनी आवाज बुलंद करें, लेकिन हक आपके जो है वो मिलने चाहिए। लेकिन आपकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि वो बात आप तक जाए वहां तक, और ये कहे कि नहीं कि आपको कोई हक नहीं है। हमारा जो भी न्यू दिल्ली के साथ प्रॉब्लम है, चाहे सिविल लिबर्टीज का है, वो हमारा इंटरनल मैटर है। पाकिस्तान हमारे पक्ष में बात करने वाला कोई नहीं होता है, पहली बात वो। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो एंटायर मुद्दा रहा है वो हिपोक्रिटिकल रहा है, क्योंकि वो बात करते हैं बार बार डेमोग्राफिक चेंज की, जबकि उन्होंने ही, जो उनका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे एक जबरदस्ती का डेमोग्राफिक चेंज किया। वो बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को बदलने की, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को बदलने की, जबकि उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जम्मू कश्मीर की, जो एक शांगसाम वैली है, उठा के चाइना को दे दी। तो वो बात करते हैं कश्मीर में होते हुए जुल्म की, जबकि उन्होंने बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक मीडिया ब्लैकआउट किया है। मीडिया ब्लैकआउट यानी कोई भी पत्रकार वहां जाके वहां के लोगों से बात नहीं कर सकता है। वो बात करते हैं इंडिजिनस मूवमेंट की, और इंडिजिनस मूवमेंट की, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, उनके लोगों पे बैन लगाई गई है टीवी पे आने के लिए, उनका भी एक मीडिया ब्लैकआउट है। वो बात करते हैं इंडिया के लेफ्ट की, उनके लेफ्ट का क्या? उनकी एक जो भी लेफ्ट में वॉइस होती है, जो भी एडिटर होते हैं, वो रातों रात गायब हो जाते हैं। प्रतीक जी, मानवाधिकारों की बात हो रही है और मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स पर ही काम करती हूँ। कौन से अधिकारों की बात कर रहा है पाकिस्तान? आतंकिस्तान के कोई अधिकार नहीं होते। जो आतंक फैलाता है ना, उसको सिर्फ गोली ही समझ आती है। आज वो सारी जगह बेनकाब हुआ है, और आज जब वो यूएन में भी पहुंचा, यूनाइटेड नेशन में गया तो था भारत के लिए कड़वाहट घोलने के लिए, लेकिन मिला क्या? खुद ही बताया है कि पाकिस्तान पर जो हमने पीओके पर भी कब्जा कर रखा है, और जो भारत का कश्मीर है उस पर भी हमारी नजर है, खुद ही बता दिया उसने आज। मगर अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विपक्षी नेता, किसी को हक नहीं बनता जब देश की बात आए, एक भी शब्द ऐसा निकाले जिससे पाकिस्तान को रत्ती भर फायदा है। तो सबको चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ध्यान रखें कि कोई ऐसी बात ना कहे, कोई भी। देखिए, चाहे पावा जी कितनी भी, हो सकता है उनकी नजर में वो बात ठीक हो सकता है उनकी नजर में वो बात ठीक हो, लेकिन जब आप ऐसी कोई बात कह देते हैं तो सीधा दिल को आकर लग जाती है। जी बिल्कुल सही। ऑफकोर्स ये बात नहीं, ऑफकोर्स मैं आऊंगा, उस बात पे आऊंगा, लेकिन अभी वक्त, मैं आ रहा हूँ जरूर। उधर पीछे खड़े होगे तो कैसे दिखोगे? आगे आओ ना। कभी कभी लगता है, वैसे आज बहस बड़ी सुकून के साथ हो रही है, लेकिन कभी कभी लगता है कि इतना सुरीला जब तुम गाते हो, उतना सुरीला मुझे भी बोलना चाहिए, लेकिन मैं उतना सुरीला हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। आप इतना सुरीला बोलते हैं कि देश की करोड़ों जनता आपके फैन। ना। इस धोखे में तो मैं कभी नहीं, लेकिन ये बात सच है कि तमाम सारे लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, उनका ये प्लेटफॉर्म जरूर है।
बहस आज पाकिस्तान के उस कारनामे को लेकर जो वो यूनाइटेड नेशन में गया, उस पर बातचीत का है सिलसिला। ऑफ कोर्स सर, मैं आप ही से शुरू करूंगा बातचीत के सिलसिले को, और एंड देन आई विल कम टू यू प्रेम जी, देन मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं, जो कि आज शुरुआत में मैंने कही थी, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि 69 मेरी नजर हमेशा रहती है उन मुद्दों पे जो कि वास्तव में देश के लिए बहुत सबक हैं और बहुत बहुत गंभीर मसले हैं। मैं 69,000 टीचर्स जो लखनऊ में हैं, मैं उनकी बात जरूर एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि उनका कल प्रदर्शन है। प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये आपका मुल्क है, आपका देश है, आपकी कोर्ट है, आपकी सरकार है चुनी हुई। निश्चित तौर से उस पर वो ध्यान देंगे और आपका मसला जल्द से जल्द सुलझेगा। जी, नाउ आई एम कमिंग टू द पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको जाती तौर पे हिंदुस्तान से नफरत है, हिंदुओं से नफरत है। मुझे कोई शक नहीं बोलने के लिए, तभी तो पाकिस्तान बना था। लेकिन मुझे पाकिस्तान से इतना परेशानी नहीं है। हिंदुस्तान की सेना बिल्कुल तैयार है, उनको संभाल सकती है। ये जानते हुए कि ये मैं एक एज एनालिस्ट मैं भी बता सकता हूं, पाकिस्तान आप छोटा मत समझिए, बहुत खतरनाक मुल्क है। इतना छोटा सा मुल्क आप समझ रहे हैं, वो पिछले 30 साल से हमारी फौज को बिल्कुल एंगेज करके रखा हमारी सरजमीन के ऊपर। 30 साल से कश्मीर के अंदर युद्ध चल रहा है, कश्मीर जहाज का, जिसने कश्मीर के हिंदुओं का नरसंहार हुआ देखा, और वहां पे हमारी फौजें हमारी जमीन के ऊपर अपना बलिदान देके अपनी शहादत दे रहे हैं। लेकिन इसलिए उसको छोटा मत कीजिए। जब मुंबई का अटैक हुआ था, 11 लोग आए थे, पूरे हिंदुस्तान को 4 दिन के लिए गिरवी रखा था। इसलिए नजरअंदाज मत कीजिए वहां से खतरा क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो हमने 70 साल से सांप पाल रखे हैं, जो मोदी के खिलाफ उनकी जो उनके खिलाफ राजनीति है, जो मोदी के खिलाफ उनकी मोदी के खिलाफ जो उनकी राजनीति है, वो राजनीति हिंदुस्तान के खिलाफ बनती जा रही है। आज जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो डॉक्यूमेंट दिया, फ्रंट पेज के ऊपर 2 नाम है, एक राहुल गांधी का नाम है स्टेटमेंट के साथ और उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट के साथ। अरे भाई, आप लोगों को नरेंद्र मोदी के साथ तकलीफ है, जेल लो, कर लो जो करना करो, लेकिन देश के साथ क्यों नफरत कर रहे हो? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा नाम लेके तुम्हारे मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है, उसका तो गौर कीजिए। दूसरी बात, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, 1971 में जैसे बोला, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन वो जो 2 नेशन थ्योरी 1971 में टूट गई। बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने मुसलमानों के साथ जुल्म किया, उसके बाद तो खत्म हो गया वो। लेकिन अभी भी वो पश्तून लोग, इन्होंने जिक्र किया, अभी पश्तून तहाफुज मूवमेंट इतनी बड़ी हुई है, उनके तो सेनेटर्स को जेल ले जाते हैं, मारते हैं उनको, गोलियां चलाते हैं उनको, और बहुत बड़ी पश्तूनों की वहां पे तादाद है जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई है। जम्मू कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है, जो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर है, वहां पे कल कितने दिनों से अभी वहां पे आवाज उठ रही है। सिंधी लोगों ने कल जर्मनी के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के बाद बहुत बड़ा हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान टूटने की कगार में, जैसे मैंने कहा, एक मुल्क बनने के लिए इतिहास चाहिए होता, सभ्यता चाहिए होती। 70 साल से कोई मुल्क जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए पाकिस्तान अभी जो कर रहा है, इस्लाम के नाम पे अपने लोगों को, जो 70 साल से उन्होंने वो अफीम पिला रखी है कश्मीर के नाम से, उसके नाम से वो अपने मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, देखिए, इन्होंने कहा कि जो भी एंटी मोदी है वो एंटी कंट्री है, ये प्रॉब्लमैटिक है। 52% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ने मोदी को वोट नहीं दिया था, तो क्या आधी से ज्यादा जनता इंडिया की एंटी नेशनल हो गई? दूसरी चीज इन्होंने कही, एक सेकंड मैंने आपको बोलने दिया, दूसरी चीज इन्होंने कही कि आप जो राहुल गांधी ने कहा है, क्या देश के विधान और संविधान में जो अधिकार लिखे हुए हैं, क्या हमारे देश के विधान की बात करना एंटी नेशनलिज्म है? क्या हमारा नेशन हमारे विधान से नहीं बनता है, हमारी संस्कृति से बनता है? जब आपने देश की विधान की बात करने वाले को ही एंटी नेशनल बोल दिया, तो आप कर क्या रहे हैं? आप तो नहीं, आप पाकिस्तान की राह पे जा रहे हैं। तीसरी बात, जैसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ, जब भी वो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की या किसी की भी, पाकिस्तान में भी उनको सिर्फ एक बात बोली जाती है, तुम लोग रॉ के एजेंट हो, जो इंडिया की रॉ है। तो डिसेंट जो है, यानी सवाल करना अपने देश से, यही हमारे देश की खूबसूरती, यही हमारे देश की खूबसूरती है, और हर किसी को सवाल करने का अधिकार होना चाहिए। जी, जब जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दूसरे दिन कौन जाता वहां पे? कौन जाता वहां पे? राहुल गांधी क्या कहता है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। किस मुल्क के अंदर ये डेमोक्रेटिक राइट हो सकता है देश के टुकड़े होने का, वो भी धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे? दूसरी बात, यही सब लोग
यही सब लोग जो आज कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर 30 दिन से फोन नहीं हो रहा। एक फोन कर रहे थे कि मेरी अम्मा हज पे गई हुई है, मैं मम्मी से बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि उनको कह रहा हूं कि हज आपको कबूल हो। 30 साल पहले जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, कहां थी ये अंतरात्मा? मरी हुई थी। यहां के दिल्ली की सड़कों पे कश्मीरी हिंदू यहाँ पड़े हुए थे, कहां थी अंतरात्मा? जनाब अली, आई हैव ए क्वेश्चन सर, ऑफ कोर्स, सर, जस्ट लोग कहते हैं, जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं टेट फॉर टैट। मैं तब कमजोर था, आज मजबूत हूं, इसलिए मैं आपको दबाऊंगा। मेरा योगदान, कश्मीरी हिंदुओं का योगदान एक है पिछले 30 साल से कि अब कश्मीर सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं का मुद्दा नहीं है, कश्मीर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुद्दा है। लेकिन जो कश्मीर के अंदर जो परिस्थिति है, अनप्रेसिडेंटेड परिस्थिति है, उसको संभालने के लिए क्या करोगे आप? क्या आप बोलोगे वो जो बुरहान वानी जैसे लोगों को बोलोगे सड़क पे आइए, फिर हम उनको गोली से मारेंगे, फिर हम सीना फाड़ेंगे? देखिए आप क्या करें। दूसरे एक मिनट मैं पार्टी पॉलिटिक्स, सुनिए एक बात, मैं यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। पिछले 4 साल 4.5 साल जब महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी का वहां पे गठजोड़ था, हम लोग इनके चैनल पे हमने उनको प्रेशर में डाला। 24 घंटे बीजेपी के पीछे हमने बोला और नरेंद्र मोदी ने बाद में खुद बोला वो महामिलावट था। इसलिए कश्मीर के अंदर मत भूलिए, कश्मीर सिर्फ महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला जैसे पाकिस्तानी टटपुंजे का नहीं है, कश्मीर लेफ्टिनेंट फयाज का है, कश्मीर राइफलमैन औरंगजेब का है, कश्मीर खाली उनका नहीं है जो पाकिस्तान। सवाल है, ये बोल रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो वो वहाँ पे जेएनयू में केस हुआ था। आप मुझे बताइए, अभी शहला रशीद जो है गवर्नमेंट के बंगले में रह रही है, सरकार किसकी है और गवर्नमेंट का बंगला किसने दिया है, ये सोचने की बात है। दूसरी नहीं, आप सोच लीजिए, गवर्नमेंट के बंगले में गुपकार रोड पे रह रही हैं वो, ना उनके पास नौकरी है, गुपकार रोड पे रहना मतलब महीने का 1 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, कहाँ से लाती है वो? आपने बोला था कि एंटी मोदी एंटी नेशनल तो नहीं, ये एंटी मोदी तो है ही नहीं भाई, सही, ये एंटी मोदी नहीं है, ये एंटी देश ही है, ये देश के विरोध में खड़े हैं। क्यों? जिस थाली में इन्होंने खाया 70 साल पहले उसी थाली में छेद करा था और इंसाफ के लिए 70 साल तक इंतजार करा। मेरी बहन ने, बड़ी यहाँ पे तजुर्बेदार है, इन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ सरकार बनाई। अरे भैया, पीडीपी के साथ तो सरकार अभी बनाई, 70 साल से इंसाफ का वेट कर रहे थे। कश्मीरी पंडित नहीं, वो शहीद सोल्जर्स भी जिन्होंने शहादत दे दी अपने कश्मीर के लिए, और किसी ने बात नहीं करी। एक मिनट यहाँ पर मोहतरमा, एक मिनट मोहतरमा, एक मिनट, आप ये या तो आप बोल लो या तो मैं बोल लूं। पीडीपी के साथ सरकार। मैं आया जी मैं राजन शर्मा हिमाचल से हूँ जी। ऐसा है भैया जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो 370 वाला मुद्दा है ना, इसके ऊपर सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और ऐसे बयान देने चाहिए जो देश हित में हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल लो। सर, इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही बात कही है जी सर, 100% बात सही कही है। 70 को लेकर तो बाकी को क्या प्रॉब्लम होगी? जब जम्मू के लोग खुश हैं, जम्मू कश्मीर के लोग 370 तोड़ने में खुश हैं, मैं जम्मू से हूँ, जम्मू के लोग खुश हैं वहां के, तो बाकियों को क्या प्रॉब्लम है? अभी वैली से लोग थे, मैं अगर हैं तो मैं एक मिनट जी मोरारजी देसाई की एक गलती की वजह से जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया, अब अपने जो जितने पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग एजुकेटेड, आपको सबको यूनाइट होके, पाकिस्तान एक ऐसा बीड़ा हुआ बच्चा है जो कभी सही होगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया तो बाप है, ये तो फॉर श्योर है। उसका सही होने का एक बार आप कितने बार उसको टॉलरेट करेंगे? सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ वोट बैंक वाली बात नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है। आपको उसको ट्रीट करने के लिए उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत जरूरी है। मैं आया जी हाँ जी। आज ये पूरी पॉलिटिशियन पार्टी है, जितनी भी हैं, कांग्रेस बीजेपी वगैरह जो भी है, ये रोजाना कांग्रेस के लिए पीछे पड़ी है, जनता पीछे पड़ी है। एक सेकंड मैं आया। सर, ये ऐसा है, ये जो सरकार है रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं है, अपने हिसाब से चल रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम करेंगे तो जनता इनको अच्छा मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। जितने राजनीतिक अलग अपनी अपनी रोटियां तो सब सेकती हैं सर, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी की पार्टी। जी उत्तराखंड जी सर, उत्तराखंड से, उत्तराखंड गढ़वाल, उत्तराखंड लोहाघाट से हूँ सर मैं। लोहाघाट से, अच्छा जी। ये थोड़ा बड़ा मुद्दे से थोड़ा हट के है, सलाह सरकार को है कि जो ट्रैफिक नियम नया बनाया है उसमें 10 गुना फाइन बढ़ा है। जो लोग थूकते हैं पान को और स्मोकिंग करते हैं पब्लिक प्लेस में, उसको भी उतना ही गुना किया जाए फाइन, 100 गुना, ताकि क्या है लोग थूके ना रोड पे, 100 गुना कर देना, सिगरेट पिए। सर, ये गाली
दे रहे होंगे लोग बैठ के, देना चाहता हूँ मुझे गाली दे रहे होंगे कि इसको 100, ये खुद तो खाता नहीं है और 100 गुना करवा रहा है। जी मुझे मालूम है, ऑफ कोर्स। पवन विजय जी पवन जी, जो आपके एक्सपर्ट हैं वो मानवाधिकार पर कम से कम बात कर लें, एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखें। मानवाधिकार का मूल मंत्र ये है। दूसरी चीज कि जिनके घर शीशे में, जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरे पत्थर नहीं मारते हैं। जी, जो शीशे के घर में रहते हैं। जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान का जो मानवाधिकार आयोग है वो पिछले 30 मई को एक्सपायर कर गया। आज 3 महीने हो गए उनका मानवाधिकार गठित नहीं हुआ, तो वो किस मुंह से वहां पर जा रहे हैं? एक बात। दूसरी बात जो वो मोदी और राहुल की हो रही है, ये उनका ट्रैप है कि हम राहुल के बयान को आधार बनाकर जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे इंडिया में, तो 2 गुट वहां पर हो जाएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारने लगेंगे। तो इस चीज को देखने और समझने की जरूरत है। अगर कोई एक गलती कर रहा है तो आप भी वही गलती दोहराओगे, उसके ऊपर पत्थर डालोगे? राहुल जी ने ये बात बाद में ट्वीट की और उन्होंने कहा कि ये मसला आंतरिक है, लेकिन उसका रेफरेंस गलत, कांग्रेस ने क्लियर किया कि उसका रेफरेंस गलत नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसका यूज किया, इससे दो राय नहीं। इसका मिसयूज नहीं, मिसयूज। जी प्रेम जी, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान ने उसका मिसयूज ही किया है और हम अपने देश की राजनीति में हम अपने हालात को व्यक्त करते आए हैं। पाकिस्तान ने किया है। देखिए, पाकिस्तान ने खट्टर जी का भी नाम लिया है, दूसरे बीजेपी नेता का भी नाम लिया है, लेकिन प्रश्न वो नहीं है, हम उसमें ना उलझे। आज वो पाकिस्तान मानवाधिकार का प्रश्न उठा रहा है, ठीक है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक देश को जाने का है कि जाए। हम भी मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं कि तुम्हारे मानवाधिकार से बेहतर है हमारे देश का मानवाधिकार। ये सच है कि हमारे देश में जब जो नमक रोटी खाने वाला, जो मध्याह्न भोजन करने वाला बच्चा जो है, जिसकी रिपोर्टिंग होती है तो पत्रकार जेल में ठूस दिया जाता है, वहां भी बच्चों का भी मानवाधिकार है, पत्रकार का भी मानवाधिकार है। ये एक अलग पहलू है। हम अपने देश में भी मानवाधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। कश्मीर में भी हमारा जब आंतरिक मामला आएगा, हम बात करते हैं कि जिस तरह से कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया गया है, वो निश्चित रूप से एक मानवाधिकार की बात है। आपको आज, एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोली, आपको आज जेल में दिख रहा है कश्मीर, आपको तब जेल में कश्मीर नहीं दिखा जब 9 साल की बच्ची की जबरन शादी हो रही थी, आपको तब भी नहीं उपस्थित होना पड़ेगा। इतने लंबे कालखंड तक घनिष्ठ मित्रता और उसके अंतिम दर्शन मैं नहीं कर पाया। मेरे मन पर इसका बोझ हमेशा बना रहेगा। वे सर्व मित्र थे, वे सर्व प्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे, वे हमेशा उपयोगी होते थे। पिछले दिनों उनके लिए जो लिखा गया है, उनके लिए जो कहा गया है, और अभी भी अनेक महानुभावों ने जिस प्रकार से अपनी स्मृतियों को यहां ताजा किया है, इस सबसे हम अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्तित्व कितना विशाल था, कितनी विविधताओं से भरा हुआ था। अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा, जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं। कितनी बड़ी कमी महसूस होती होगी। शायद उसको शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रतिपल अनुभव करता हूं। वे बीमार थे,
और उनकी बीमारी कोई आज की नहीं थी। बहुत छोटी आयु में डायबिटीज से लेकर के वो कई समस्याओं से जूझते रहे, लेकिन आखिरी दिन तक अगर आप सामने से पूछने की कोशिश करें तो भी वे न अपनी बात बताने के लिए समय बर्बाद करते थे, न ही स्वास्थ्य के लिए कुछ बताते थे। वो जब भी बात करते थे, देश में क्या चल रहा है, आगे क्या होने की संभावना है, हम लोगों को कैसे करना चाहिए, यानी मन मस्तिष्क पूरी तरह देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए रम गया था। मुझे मालूम है कि तमाम सारे लोग अपनी बात कहने के लिए यहां पर आते हैं और कभी कभी उनकी बात पूरी नहीं हो पाती। उसका कारण यह है कि तमाम और मुद्दे आ जाते हैं और उस मुद्दों के बीच में फिर बात आना बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग यहां पर इंतजार करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि उसका तरीका यही है कि जब मैं शुरुआत करता हूं प्रोग्राम की, उस समय जरूर मैं 10, 12 मिनट, 15 मिनट जरूर बात करता हूं आप लोगों की। तो जो बात रखना चाहते हैं लोग, वो जरूर अपनी बात रखते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे लग रहा है कि कश्मीर पे यहाँ पे जी मैं आ गया जी। देखिए, मेरा कहना यह है कि देश से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता, कोई मानवाधिकार नहीं होता। देश सबसे बड़ा है, उसमें कहीं किसी का भी मानवाधिकार नहीं आता। देश का मुद्दा सबसे बड़ा 370 देश के फेवर में है, तो इससे 370 कुछ नहीं है। और रहा पाकिस्तान की बात, वी आर जस्ट लाइक एलिफेंट। हम हाथी हैं, वो कुत्तों की तरह भोंकेगा, कहीं भी भोंके, किसी भी मंच में भोंकेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की होगी और उसके 3 टुकड़ों की होगी, जो उसके 3 टुकड़े होने जा रहे हैं पाकिस्तान के। तो सवाल यह भी है कि बात तो होगी, ऑफ कोर्स होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन एक बात जरूर होनी चाहिए कि जो कश्मीर में लोग रहते हैं, जो वैली के अंदर लोग रहते हैं, उनकी हिफाजत और वो कब से जल्दी मेन स्ट्रीम में आए। जो वैली के अंदर लोग हैं उनकी भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जुड़े हैं या जोड़ा है या सब एक हुए हैं, तो ये इसका अधिकार ये बनता है कि कश्मीर के लोगों की बात भी सुनी जाए। जी जी, यहाँ कौन जी। सर, कश्मीर तो जैसे हम लोगों ने ले ही लिया है, रहा पीओके वो भी हाथ में आ ही जाएगा। और रही बात आज की सरकार जो हथियार खरीद रही है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो एक्चुअली चाइना के लिए है, क्योंकि हमको सब कुछ मालूम है यार, बड़ा जबरदस्त जानकार आदमी है यार। क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से? बड़ी बहादुर वाली जगह है वो तो, है ना? पाकिस्तान तो भारत देश के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो सिंगल, उसके लिए कुछ है नहीं भारत पाकिस्तान के लिए। बट चाइना जो है उसको हमको काउंटर करना है। चाइना ज्यादा बड़ा दुश्मन है, बड़े होशियार आदमी हो। खैर आपका सराहा मैं जी जी। वहाँ पे आपके दर्शक एक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान को टूटना चाहिए। देखिए, जब अमित शाह ने ये प्रपोजल पार्लियामेंट में रखा था, आप ध्यान रखिएगा क्या बोला था उन्होंने, उनकी शब्दावली, उनका व्याकरण क्या था कि 370 और 35 से हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और पृथकतावाद चल रहा है। साथ में क्या बोला, अब हमारी नजर जो है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। देखिए मतलब क्या है, कश्मीर जहां एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव है 370 और 35 से द्वारा। इसके बाद हुआ क्या था, इसकी वजह से कश्मीर के अंदर एक आम मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तान के आम हिंदू से तो छोड़ो, हिंदुस्तान के आम मुसलमान से भी अपने आप को मुख्तलिफ और अलग समझता था। तो मानसिक ब्लॉकेड जो था वो तो चेंज करना पड़ेगा ना। सर देखिए, कहते हैं कि 370 जो है उसकी वजह से एक देश का आम मुसलमान, जो कश्मीर का मुसलमान है, वो अलग समझ रहा था। मैं कश्मीर की मुसलमान हूँ, मैंने अपने आप को कभी इंडिया से अलग नहीं समझा। इनफैक्ट 370 जो है, तो परेशानी क्यों हट गया अगर आप एक ही हैं तो? 370 तो अभी भी है, बस डाइल्यूट हो चुका है। 370 अभी भी है, गया नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी इंडिया की स्टेट्स में है, जैसे अमित शाह ने कल ही बोला, नॉर्थ ईस्ट में जी हम नागालैंड में 371 को नहीं हटाएंगे। क्या नागालैंड में उनके पास अपने लॉज नहीं है? क्या वो इंडिया का पार्ट नहीं है? हम इससे पहले भी इंडिया का पार्ट थे, अभी भी इंडिया का पार्ट रहे। दूसरी चीज ये कहते हैं कि 370 की वजह से अलगाववाद हुआ वहां पे। जब से 370 हटा है, तब से एक टेररिस्ट अटैक हुआ, तब से
पे टेररिस्ट ने 4 लोगों को वहां गोली मारी, 250 स्टोन पेल्टिंग के केसेस। ऐसा है, ये जो दुर्प्रचार हो रहा है कि 371 भी है, नागालैंड में भी है, हिमाचल में भी है। आज की तारीख में आप इसे कोई अभी भी जाके हिमाचल प्रदेश में अपने लिए घर बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहता है, खरीद सकते हैं। किसी भी उत्तर पूर्व में किसी भी राज्य में जहां आतंकवाद था, धर्म के नाम पे आतंकवाद नहीं था, वहां की हालत गुर्बत ऐसी थी। मिजोरम में 1950 के दशक में हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने वहां के आतंकवादियों के ऊपर जहाजों से बमबारी की थी। और ये जो आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, वहां से चल के आया 50 के दशक से। कश्मीर के अंदर कश्मीर का आम मुसलमान कभी ये नहीं बोल सकता कि उसके अगेंस्ट हिंदुस्तान ने कभी इकोनॉमिक डिप्रिवेशन किया। इनफैक्ट आतंकवादी जो वहां के पृथकतावादी है, मैं आ रहा हूं। बात हिमाचल पहुंचा दिया उन्होंने, और यही खासियत होती है कलाकार की, आर्टिस्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है इस प्रोग्राम को करते लगभग मुझे यहां से कैनॉट प्लेस से 3 साल हो चुके हैं। तमाम सारे लोग, वक्त बदल जाता है। देखिए साहब, अब अंधेरा होने लगा, वरना जब 7 बजते थे तो उजाला रहता था। कहाँ से आई हैं आप? हम शाहजहानपुर से आए सर। कहना है कुछ? हाँ, कहना है, मोदी जी ने किया तो अच्छा किया है। हमारा हस्बैंड भी आर्मी में थे और एक लड़का वो भी हमने आर्मी में भेज दिया। हमें सब कोई मना करते रहे, फिर भी हमने भेज दिया। 4 बेटियों के साथ रह रहे हैं हम अकेले। बेटा आपका आर्मी में? आर्मी में। और हस्बैंड आपके? वो शहीद हो गए, फिर भी हमने भेज दिया। सल्यूट। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक बेटा, एक ही बेटा, 4 बेटियां। बेटे को भी आर्मी में भेज दिया? बेटा को आर्मी में भेज दिया, हस्बैंड शहीद हो गए, चीन के बॉर्डर पे इस समय है, और बेटियों के साथ रह रहे। जय हो। आशीर्वाद दीजिए। खूब सुखी रहो बेटा, खूब सुखी रहो। मुझे मालूम है ये जज्बा होता है, ये जज्बा है। एक बेटा, उसको भी उन्होंने भेज दिया। जी जनाब अली। ये मानवाधिकार वाली मैडम बैठी है, पहले नवजोत सिंह सिद्धू को समझाए, जो इमरान मेरा यार बाजवा से जफियां पाता है, और जो चावला वहां पे गुरुद्वारे में बैठा हुआ सिख बन के, और सिखों और हिंदुओं की लड़कियां वहां से उठा रहे हैं, उनके बारे में इनका क्या विचार है? ये मेरे साथ पाकिस्तान चलेंगी, मैं तो अकेले को जीत लूंगा पाकिस्तान को। हमने पहले दान में दिया था। ये क्या बोलती है? मेरे सामने आके बात करें ये इसके बारे में। देखिए, मैंने इस प्रोग्राम की हमेशा एक नियम बना रखा है, सारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं होता। ये उन्हीं का है, ये आप चूज करेंगे कि अगर जवाब देना है या नहीं देना है। जैसे नहीं, आपके ऊपर है, आप देना चाहें, क्योंकि ये मुल्क जितना मेरा है उतना ये मुल्क आपका है। सर, बार बार ये जो डराना, धमकियां देना, जो भी इस देश के विधान की बात करेगा, इनके बारे में